Hello, good morning everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 20th of August, 21st of August. Hope you all are doing well. So let's get started. Our first news is after backlash, Union government cancels lateral recruitment. ये पूरी खबर क्या कहती है? अ, अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि यूपीएससी ने 45 पोस्ट पर लेटरल एंट्री को इनवाइट किया। लेटरल एंट्री के लिए पोस्ट वैकेंसीज निकाली है। लेटरल एंट्री क्या होता है कि जो कुछ स्पेशल पोस्ट रहती है उन पे कैंडिडेट्स की डायरेक्ट एंट्री करवाना हु आर हैविंग दैट स्पेसिफिक नॉलेज, एडिशनल एक्सपीरियंस। इस लेटरल एंट्री वाले सिस्टम में रिजर्वेशन वर्क नहीं करता है। सो इस गवर्नमेंट के इस स्टेप को लेकर के ऑपोजिशन या बहुत सारी अलग अलग पार्टीज ने कई प्रोटेस्ट किए और उनकी डिमांड ये थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है दैट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली थिंग्स को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती है। मतलब कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी पोस्ट पर जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है उन सब पर रिजर्वेशन सिस्टम वर्क करता है। जो स्पेशल क्लास कैटेगरी के लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कोटा ऑफ सीट्स उनके लिए रिजर्व रहती है। सिमिलरली लेटरल एंट्री में जब ये स्टेप नहीं उठाया गया तो सभी लोगों के स्टेटमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट को अपना ये स्टेप डाउन करना पड़ा। मतलब कि लेटरल एंट्री के लिए, लेटरल रिक्रूटमेंट के लिए जो पोस्ट निकाली गई थी 45 पोस्ट, उन पर अभी होल्ड कर दिया गया है, उसे उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। बताया क्या जा रहा है, Mr. Singh's letter said that recruiting talent from outside the government had been a recommendation of the second ARC commission set up by a Congress-led government in 2005 and the sixth pay panel, and under PM Narendra Modi such entries had to be aligned with social justice। कहना क्या चाहते हैं कि जो सेकेंड एआरसी थी उन्होंने और सिक्स पे कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी इस टाइप की एंट्रीज की। सो बेसिकली हमने इस एंट्री को तो एक्सेप्ट किया है, बट अभी जरूरत क्या है कि जो इस टाइप की एक्टिविटीज है, जो इस टाइप के रिक्रूटमेंट्स है, उनमें सोशल जस्टिस इंश्योर होना चाहिए। जो अभी की गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, उनके ऊपर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है कि उन्हें सोशल जस्टिस भी इस टाइप की एंट्रीज में इंश्योर करना चाहिए। सोशल जस्टिस इंश्योर करना मतलब क्या होता है कि जो कि हमारा सोशली जो डाउन ट्रोडन लोग हैं जिनके लिए हमने रिजर्वेशन अप्लाई किया है ताकि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड हो पाए और एक तरह से उनके साथ जस्टिस हो पाए ताकि वो भी इक्वालिटी के साथ आगे बढ़े। सो दिस वाज द स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन बाय दिस पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि उन्होंने अपनी लेटरल रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट को अभी के लिए होल्ड कर दिया या कैंसल आउट कर दिया। तो इस आर्टिकल से हमने समझ लिया कि लेटरल एंट्री क्या होती है, उसके रिकमेंडेशंस किसने दिए और सोशल जस्टिस क्या होता है और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। तो अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। SC forms a task force to ensure safety of doctors. The Supreme Court on Tuesday constituted a national task force to work out the modalities of safety measures for medical professionals. The National Task Force will recommend security measures on hospital premises, infrastructure development, including separate restrooms, technological interventions to limit access to critical hospital areas, CCTV cameras, provision of night transport, counseling services, crisis workshops, quarterly quarterly safety audits, and enhanced police presence in hospitals. These are the sectors या यूं कह लें ये ऐसी चीजें हैं जिन पे जो टास्क फोर्स है
डॉक्टर्स की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों पर वर्क करेगी। वी ऑल नो इन कोलकाता वी हैव हमने एक केस देखा है जो कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, जहाँ पे एक डॉक्टर का पहले रेप देन मर्डर कर दिया गया। उसी से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो पूरा आईएमआर काउंसिल है, उससे रिलेटेड सभी वर्किंग स्टाफ वगैरह इस चीज का एजिटेशन कर रहे हैं, या यूं कह लें कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी पर कुछ लॉज लाए गए जाए, कुछ कंसर्न्स लाए जाए, ताकि आगे चल के किसी और डॉक्टर के साथ इस तरह की हीनियस क्राइम ना हो। सो उसी से रिलेटेड अगर हम डेवलपमेंट देखें तो पहले इस केस को हैंडल कर रहे थे हाई कोर्ट, जो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है वो हैंडल कर रहा था। फिर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, और नाउ जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपना सुओ मोटो पावर का यूज करके इस केस को अपने अंदर लाया, और प्रेजेंटली टास्क फोर्स बनाने की बात की जा रही है, जिसमें कि डॉक्टर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन हो, कुछ मेजर्स सामने आए। तो नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया मलेशिया अपग्रेड strategic partnership, discuss entry to BRICS. India and Malaysia decided to upgrade ties to a comprehensive strategies partnership. So basically हम जानते हैं कि अभी जो इंडिया है, इंडिया और मलेशिया के जो पीएम है वो विजिट किया है इंडिया पे। सो उन दोनों जो कंट्रीज हैं उन दोनों के बीच काफी सारी चीजों को लेके टॉक्स चल रही हैं। अमेंडमेंट एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं जो कि दोनों कंट्रीज के टाइज को और बेहतर बना सके, और कहीं ना कहीं चीजें ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल वर्ल्ड को लेकर पीसफुली और बेहतर तरीके से हो सके। The two leaders announced the decision to upgrade the 2010 strategic partnership, which had been made an enhanced strategic partnership in 2015, along with a number of agreements and MOUs signed in their presence. बेसिकली हमने मलेशिया के साथ 2010 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया था। जैसे कि कोई भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज को हम अगर पूरा फुल फ्लेज फॉर्म में बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेसेस रहते हैं। सिमिलरली हमने उस इंडिया और मलेशिया के ट्रेड को और बेहतर बनाने के लिए मलेशिया के साथ 2010 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे 2015 में बढ़ाकर इनहेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उस पार्टनरशिप को, उस दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस को और एक अपग्रेड लेवल पर और एक बेहतर लेवल पर ले जाने की बात चल रही है, जिसके लिए हम दोनों कंट्रीज मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साइन करेंगे। Malaysia is an important partner of India in ASEAN and the Indo-Pacific region. We are committed to freedom of navigation and overflight in accordance with international laws and advocate peace resolution of all disputes. दोनों जो कंट्रीज के लीडर्स हैं उनके बीच जब डिस्कशन हुआ तो उनका कहना ये है कि हम दोनों कंट्रीज मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसे रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करेंगे जिससे कि पूरा वर्ल्ड का पीस बना रहे, और जो कि करंट डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उन सबका एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जा सके। इंडिया और मलेशिया के रिलेशनशिप में अभी जो ये डिस्कशंस चल रहे हैं ये अभी इनिशियल स्टेज में है, मतलब कि पूरे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हो जाए, पूरी मीटिंग का एक कंक्लूजन निकल जाए, फिर हम इस आर्टिकल को और बेहतर तरीके से और इन डेप्थ और पूरे यूपीएससी हैक से कनेक्ट करके विद अ मेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बट फर्स्टली ये पूरा जो टॉपिक है पूरा फ्लरिश हो जाए, पूरा एक फाइनल स्टेज तक पहुंच जाए। Meghalaya polio case is vaccine derived official. A case of vaccine derived polio is suspected in a 2-year-old child. A senior Union Health Ministry official said on Tuesday that this was not a case of wild polio but an infection some people with low immunity acquired. Basically, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था।
इंडिया में लास्ट पोलियो का केस 2011 में ऑब्जर्व किया गया था। अब कहना अभी देखा गया है जो मेघालय है वहाँ पे पोलियो का केस सामने आ रहा है। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज है उनका स्टेटमेंट ये है कि जो ये केस है ये वैक्सीन ड्रिवन है। वैक्सीन ड्रिवन मतलब क्या होता है, जैसे कि इंडिया को पोलियो फ्री रखने के लिए इंडिया बच्चों को ओरल वैक्सीन प्रोवाइड करता है। मतलब कि अभी ऑल नो, हमने सबने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की और पोलियो से रिलेटेड कैंपेन्स चलती हैं जिसमें हम अपने जो बच्चे रहते हैं उन सबको पोलियो वैक्सीन पिलवाते हैं। सो उस पोलियो वैक्सीन में बेसिकली जो वायरस यूज होता है वो पोलियो का वायरस ही रहता है, लेकिन वो वायरस कहीं ना कहीं उसकी जो एक इंटेंसिटी रहती है बॉडी को हार्म करने की, उसे वीक कर दिया जाता है। वायरस की जो एफिशिएंसी है उसे कम कर दिया जाता है, ताकि जैसे ही वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे, अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो वो उस वायरस को डिटेक्ट कर लेगा और उस वायरस से लड़ने के लिए खुद से एंटीबॉडीज बना लेगा। तो सिमिलरली अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है और वो वीकेंड वायरस भी उस पर्सन की बॉडी में जाता है और उस पर्सन का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज नहीं क्रिएट कर पाता है, तो उस केस में उस पर्सन को वो डिसीज हो जाती है। सो बेसिकली इस आर्टिकल से हमने यही समझा कि जो पोलियो फ्री इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था, उसके लिए हमारे पास कौन सी वैक्सीन है और किस टाइप से उसकी मेथोडोलॉजी है, और अभी करंट सिनेरियो में जो केस पाया गया है वो वाइल्ड पोलियो वायरस का नहीं है बल्कि वैक्सीन ड्रिवन ही है। मतलब उस बच्चे की जो इम्यून सिस्टम थी वो वीक होने की वजह से उसके अंदर पोलियो डिसीज हुई है। तो नेक्स्ट आर्टिकल, SC refuses to permit euthanasia और aged couples comatose son। बेसिकली एक केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम सब जानते हैं जो आर्टिकल 21 है वो इंश्योर करता है राइट टू लाइफ। मतलब कि आप किसी का भी जीवन छीन नहीं सकते हो। किसी के भी मर्डर को हम ऐसी जो है वो वैलिड नहीं मानता है, या किसी की भी किलिंग, इस तरह के सारे केसेस जो रहते हैं वो क्रिमिनल केसेस रहते हैं। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता है पैसिव यूथनेसिया का। अब पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है कि पैसिव यूथनेसिया इंडिया में अलाउड है। अब समझते हैं पैसिव यूथनेसिया क्या होता है। सपोज कोई पर्सन किसी डिसीज से सफर कर रहा है और जरूरी नहीं है कि वो उस डिसीज से रिकवर कर जाए। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पर्सन फिर सिर्फ एक बेड पर रह जाता है और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसे दिए जाते हैं उसके बेसिस पे वो जिंदा रहता है। जैसे कि किसी को हमने वेंटिलेशन के थ्रू जिंदा रखा है, कोई कोमा में है बट स्टिल सिर्फ वेंटिलेशन के चलते चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बताया है कि अगर इस तरह की सिचुएशंस है तो आपको पैसिव यूथनेशिया करने की परमिशन दी गई है। मतलब कि आप उस पर्सन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा सकते हैं ताकि वो पर्सन की डेथ हो जाए। तो ऐसा सिस्टम जो है, ऐसी जो प्रोसेस है, इसे कहते हैं पैसिव यूथनेशिया और इंडिया में ये अलाउड है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केस आया जिसमें कि एक कपल है जिन्होंने अपने जो उनका बेटा है, सन है, उसको बचाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स अपना सब कुछ लगा दिया, बट स्टिल वो अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं। और आज की डेट में उनका बच्चा सिर्फ एक बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं लगी है, सिर्फ उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए फूड पाइप्स लगे हुए हैं। सो बेसिकली जो वो कपल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की कि हमें भी इस बच्चे का जो फूड सप्लाई है, फूड जो हम लोग दे रहे हैं उसे बंद करने की परमिशन दी जाए ताकि ये बच्चा मर जाए। ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि इस तरह के एक्ट्स इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया ने अभी तक सिर्फ जो अलाउ किया है वो है पैसिव यूथनेशिया। तो बेसिकली इस आर्टिकल से हमने समझा पैसिव यूथनेशिया क्या होता है। नेक्स्ट, नीड टू कर्ब क्रॉस बॉर्डर सोर्सेस ऑफ बैड एयर इन विंटर। ये पूरा आर्टिकल दिल्ली के एयर पॉल्यूशन से रिलेट करता है। इस आर्टिकल का कहना ये है
due to factors beyond the state's control, including crop residue burning, thermal plants, brick kilns, diesel generators, no electric vehicles, and industrial emissions from the neighboring states. इस आर्टिकल का कहना ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने या दिल्ली में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि वहाँ के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, वहाँ का एयर पॉल्यूशन कम किया जाए। बट स्टिल कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, जो कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि जो दिल्ली की लोकेशन है उसके आसपास जितने भी स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और भी रीजन्स। तो उन सब रीजन्स में जो क्रॉप रेसिड्यू बचता है उन्हें पराली बोला जाता है। उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बर्न कर देते हैं। बर्न करने की वजह से जो भी पॉल्यूशन रिलीज होता है, जो भी एयर पॉल्यूशन रिलीज होता है वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट होता है और दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसे कहीं ना कहीं डिग्रेड कर देता है। सो बात की जा रही है इसमें जो मिनिस्टर है हेल्थ एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उनका कहना ये है कि जो ये फैक्टर्स है कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली की एयर क्वालिटी को डिग्रेड करने में। तो हमें इन सब स्टेप्स पर काम करना चाहिए ताकि वहाँ की एयर पॉल्यूशन कम किया जा सके और एयर क्वालिटी इम्प्रूव की जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल, अ ग्राउंड प्लान फॉर सस्टेनेबल मास एम्प्लॉयमेंट। ये पूरा आर्टिकल डिस्कस कर रहा है मास एम्प्लॉयमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में। मतलब कि किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल मास एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए। मतलब कि जो पीपल है उनका एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू बढ़ता रहे और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ग्राफ है वो एक स्टेडली रेट से बढ़ता जाए। तो कुछ मेजर्स इशू किए गए, उन मेजर्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, begin from the decentralized community action to identify skilling needs. The Gram Sabha or Basti Samitis in urban areas can play a critical role in taking government programs to the people. The steps can be as follows. Create a register of all those wanting employment, self-employment. Create a plan for every youth in partnership with the professionals at the cluster level. Well-educated professionals are needed on fixed-term appointment at the local government level to ensure evidence-based outcomes. Make it for the basis for finding skilled providers and employers. Let apprenticeships to base themselves on such a community contact. Basically जो हमारा फर्स्ट सजेशन है वो ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट या स्किल्स प्रोवाइड करने की प्रक्रिया है उसे डिसेंट्रलाइज लेवल से शुरू करना चाहिए। मतलब कि जो ग्राम सभाज है या बस्तीज है उन वहां से स्किलिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए। वहां जो ग्राम सभाज है उन्हें एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसपे जो भी पर्सन है जिसे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है उनका पूरा नेम नोट डाउन करना चाहिए, डिटेल्स रहनी चाहिए। फिर उस एरिया में एक वॉलंटियर कह लो या एक एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो कि हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें स्किल प्रोग्राम सजेस्ट करे, उनको वॉच करे और एट द एंड रिजल्ट्स देखे कि क्या हम इस बेसिस से अगर किसी पर्सन को स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद कर रहा है या नहीं। फर्स्ट थिंग हुआ डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू हमें स्किल प्रोवाइड करना। सेकेंड, कवरेज इनिशिएटिव्स फॉर एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली जो गवर्नमेंट है उससे अपने इनिशिएटिव्स, अपने जो फंड है, अपना जो बजट है वो इन सब चीज़ों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल्स में, न्यूट्रिशन में, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए ताकि जो आउटकम है वो और भी ज़्यादा फेवरेबल हो, लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो ताकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद मिले। We need to
put in more money in these sectors through decentralized community action. फिर थर्ड रिकमेंडेशन की बात करें तो introduce need-based vocational courses, certificate programs alongside undergraduate programs in every college. जैसे कि हर कॉलेज प्रोवाइड करता है ऐसे प्रोग्राम, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम सब जानते हैं कॉलेजेस में प्रोवाइड होते हैं, जैसे बीए बीएससी वगैरह. सिमिलरली उस टाइप के प्रोग्राम्स कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस होने चाहिए जो कि डिमांड ड्रिवन या वोकेशनल कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करें. मतलब कि ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करें जो कि बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करें, और वो स्किल्स डेवलप होने की वजह से कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा. तो थर्ड जो पॉइंट है वो हमें यही कहता है कि हमें अपने कॉलेजेस में सिर्फ जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है बीए बीएससी बीसीए दिस, इन सब के अलावा और भी ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने चाहिए ताकि बच्चों में स्किल्स डेवलप हो पाए. It needs to be made compulsorily in every college, give them the resources to experiment. मतलब कि सिर्फ उन्हें theoretical knowledge नहीं मिलना चाहिए बल्कि experiments करने के लिए उन्हें resources भी provide होनी चाहिए ताकि जो एक स्टूडेंट है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, ताकि जो उसकी स्किल्स है जो उसने कॉलेज में अप्लाई की उन्हीं स्किल्स के बेसिस पे उन्हें मार्केट में भी जॉब मिल पाए. Fourth, standardized nursing and allied healthcare professional courses in all states according to international benchmarks. Nurses, geriatric caregivers, and health paramedics are required on scale in and outside India. The biggest problem is the uneven quality of institutions and the absence of standardized course curriculum and duration. We need to standardize these skills sets to international standards. मतलब कि जो इंडिया की हेल्थ केयर सर्विसेज है, जो नर्सेज हैं, जो जेरियाटिक केयर टेकर्स हैं, मतलब कि जो बूढ़े लोगों की केयर करती हैं, उनकी देखभाल करके, इन सारे कोर्सेज के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो सेट करना चाहिए. और इंडिया के जितने स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उन सबको इंटरनेशनल डिमांड के तरह अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो उस कोर्स को कर रहे हैं उन सब के अंदर ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इन सब की डिमांड जो आउटसाइड इंडिया भी है, ताकि जो इंडिया का जो यूथ है जो पढ़ लिख कर बाहर निकले तो वो सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि आउटसाइड इंडिया की भी डिमांड को फुलफिल करे, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड पर्सन हो ताकि उसे इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी एक रिकॉग्निशन मिले. नाउ फिफ्थ, create community cadres of caretakers to run creches universally so that women can work without fear. We have a 4 to 6 hours Anganwadi services, but the number of infants is more than what a crash caregiver can manage. Basically, crash क्या होता है? जो वर्किंग वुमेन्स रहती हैं वो ड्यूरिंग देयर वर्किंग आवर्स अपने बच्चों को ऐसी प्लेस पर छोड़ सकती हैं जिन्हें क्रैश बोला जाता है, जहाँ पे उनके बच्चों की केयर की जाती है ताकि वो विदाउट फेयर अपने वर्क को कर सके. बात की जा रही है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रैशेस जहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है उन्हें और भी ज़्यादा रेगुलेट करना चाहिए, और भी ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए और मैनेजेबल बनाना चाहिए ताकि विमेंस विदाउट एनी फेयर वर्क कर सके. Then sixth, invest in industrial training institutes, polytechnics as hubs in skill development for feeder schools. The absence of quality and up-to-date infrastructure in many ITIs, polytechnics and rural self-employment training institutions is a very critical gap in an age of upskilling and reskilling institutions. Basically, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं अपडेटेड नहीं रहते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज का लैक रहता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक रहता है. सो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जरूरत है कि उन पे वो इंस्टीट्यूट्स अप टू डेट हो ताकि बच्चे अपने आप को री स्किल कर पाए, दिन ब दिन प्रोग्रेस कर पाए
अकॉर्ड हम सब जानते हैं कि जो आज का एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, सबका अलग प्रोसेस है। सो उन सब टेक्नोलॉजी से सीख कर अपने आप को एक डिमांड ड्रिवन मतलब मार्केट में जिस तरह से उन्हें जॉब मिल पाए उस तरह से अपने आप को स्किल प्रोवाइड कर पाए। देन 7th, introduce enterprise and startup skills through professionals in high schools. Schools need to introduce technology and enterprise as a subject at the upper primary or high school level onwards. It is important that experimentation and innovation with an understanding of business processes are a part of the regular school curriculum. बेसिकली ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि स्कूल्स में या स्कूल की जो करिकुलर चीजें होती है उनमें हमें एंटरप्राइज और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि बच्चे हाई स्कूल लेवल से ही इस तरह से अपने माइंड को डेवलप करें ताकि आगे की डिमांड जो आगे फ्यूचर में जो उनको स्किल्स की जरूरत है वो उनके अंदर स्कूल स्टेज से ही इनकलकेट होना शुरू हो जाए और धीरे धीरे अपग्रेड होती रहे। 8. Have a co-sharing model of apprenticeships with industry on scale. This is critical as far as manufacturing sector opportunities or even the service sector is concerned. Basically, co-sharing model पर फोकस किया जा रहा है। जो इंडस्ट्रीज अभी वर्किंग मोड पे हैं उन्हें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए ताकि जो बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप्स भी प्रोवाइड की जाए और स्किल्स जो यहाँ सीख रहे हैं वो उसे यहाँ अप्लाई करें और एक प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। देन 9. Streamlined working capital loans for women-led enterprise, first generation enterprises to enable them to go to scale. बेसिकली कहीं ना कहीं हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो कैपिटल है अगर आप स्टार्टअप बना रहे हो या जो वुमेन लेड बिजनेसेस स्टार्ट करने वाली है उनके लिए कहीं ना कहीं कैपिटल क्रंच देखा गया है, उन्हें कैपिटल इतनी इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाती है। सो इस रिकमेंडेशन में ये कहा गया है कि जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए उन्हें और इजीली अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं लखपति दीदी के और कई सारे रूरल लाइवलीहुड से जो वुमेन्स निकल कर आती है इमर्ज होती है उनकी जब हम चैलेंजेस सुनते तो हमने सुना है कि उन्हें लोन्स इतने इजीली प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो हमें इस एरिया में भी काम करना चाहिए ताकि लोगों को इजीली कैपिटल मिल पाए और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। 10. Start a universal skill accreditation program for skill providing institutions and let the state and industry jointly sponsor candidate for courses. फिर से यहाँ पे बात चल रही है कोलैबोरेशन की, ऐसे प्रोग्राम्स की जो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं उसके लिए जो कैंडिडेट्स है उसे दोनों जो सेक्टर्स है मिलकर स्पॉन्सर करें ताकि एक कैंडिडेट का ओवरऑल ग्रोथ इंश्योर हो सके। 11th, use 70% funds under the MG Narega in 2500 water scarce blocks and blocks with high deprivation with a thirst on the poorest 20 families. बेसिकली एमजी नरेगा के फंड के बारे में बात किया जा रहा है कि एमजी नरेगा का फंड कहाँ यूज होना चाहिए। 12th, apprenticeships on scale can facilitate the absorption of youth in a workplace. The scale must go up. अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड आर्टिकल है कि अप्रेंटिसशिप जो है अगर हम किसी बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो वर्क प्लेस से जुड़ जाता है और इससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और बच्चा मार्केट ड्रिवन जो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल करके उसका पार्ट बन के एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में मदद करता है। तो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। इस पूरे आर्टिकल में हमने 10 से 12 ऐसी पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को इंश्योर करें। अब दूसरा आर्टिकल क्या कहते हैं, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जो गवर्नमेंट
कि स्कीम जो कांग्रेस से मोटिवेट होकर जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जिसकी वजह से जो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। ये क्या ये आर्टिकल क्या कहता है? द करंट फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू अनाउंस huge disinvestment targets, the proceeds of which would lower the fiscal deficit significantly. This time, disinvestment declarations were displaced by announcement on employment. बेसिकली जो इस बार का बजट आया है उसने कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा फोकस किया है। The finance minister announced a 5 schemes package to address the unemployment crisis. The government said it aimed to incentivize corporates to take on 1 crore interns over the next 5 years. The internship program is supported to be run by the top 500 companies, not including MSMEs, who could use lower cost interns in the ambit of the program defies logic. बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने एम्प्लॉयमेंट के लिए कई सारी स्कीम्स रिलीज की है, कई सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है, जिनमें से एक स्कीम ये भी कहती है कि जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट है, वो अब आगे से ऐसे इंटर्न्स 500 मोर इंटर्न्स को अपनी कंपनी में इंक्लूड कर सकती है, लेकिन इन कंपनी से एमएसएमई को एक्सक्लूड किया गया। मतलब एमएसएमई कंपनी ऐसे इंटर्न्स को अपने वर्किंग मोड में नहीं इंक्लूड कर सकती है। तो इस पूरे आर्टिकल में इस स्कीम के जो ड्रॉबैक्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि आप एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हो जहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी और सारी कंप्यूटराइज चीजें इतने ग्रोथ रेट से बढ़ रही हैं, तो इन सब सिनेरियोज में एक कंपनी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए क्यों आखिर 500 मोर जो अभी इनिशियल स्टेज पे लोग हैं उनको क्यों हायर करेगी अपनी चीजों को रिस्क में डालने के लिए। तो ये आर्टिकल इतना ज्यादा यूपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फॉर अ जनरल नॉलेज हमने इसे अवेयरनेस के थ्रू पढ़ा कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम थी और उसके क्या ड्रॉबैक्स बताए जा रहे हैं। ऑन द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, India is on its way to achieve its target of blending 20% of petrol with ethanol by 2025-26। बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम 2025-26 तक अपने जो नॉर्मल फ्यूल है, जो डीजल है, जो पेट्रोल है, उसमें 20% ऑफ एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे। मतलब कि जैसे पहले क्या होता था, पूरा 80% फ्यूल जो है, जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल ही है, ठीक है। तो उसमें से अब 20% पेट्रोल को हटाकर उसमें हम एथेनॉल मिक्सअप करेंगे। इससे क्या होगा, एनर्जी क्राइसिस होने के चांसेस कम है। सेकेंड, जो हमारे पेट्रोल का इंपोर्ट की कॉस्ट है वो कम है। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशन कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। तो द food versus fuel equation continues to hang over the ethanol economy as recent events have shown. For example, maize import has increased from April to June of this year compared to last year. तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हम कई अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो हम यूज करें वो है शुगर केन प्रोडक्ट्स, मेज प्रोडक्ट्स, या जो बचा खुचा फूड स्टफ्स है वो उनको यूज करते हैं हम एथेनॉल बनाने के लिए और उसे पेट्रोल से ब्लेंड करने के लिए। तो बात की जा रही है कि हम एक साइड बात कर रहे हैं हमें एथेनॉल बनाना है और उसे ब्लेंड आउट करना है, तो दूसरी साइड हमें उसके अगर ड्रॉबैक्स देखें कि क्या ये जो हमारा टारगेट है वो इवेंटली अचीव हो रहा है, तो इसका इस आर्टिकल के थ्रू आंसर आ रहा है कि नहीं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो मेज है उसका इंपोर्ट बढ़ रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है इंपोर्ट करने की वो हम दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। और तो और हम उस मेज को खाने के लिए यूज नहीं कर रहे, बल्कि उसका खाने से डाइवर्ट करके उसका रूट एथेनॉल बनाने में यूज करें और उस एथेनॉल को फिर
पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने में यूज करें, पहली चीज। दूसरी चीज जो इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है वो है शुगर केन। शुगर केन को भी यूज किया जाता है इथेनॉल को बनाने में। तो बेसिकली अगर हम इथेनॉल बनाने में शुगर केन का यूज कर रहे हैं, मतलब कि हमें शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और शुगर केन जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वाटर इंटेंसिव मतलब एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप, शुगर को उगाने के लिए हमें और भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो अगेन रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो पानी दूसरी क्रॉप्स के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, दूसरी ग्रेन क्रॉप्स के लिए, वो पानी हम कहीं ना कहीं शुगर केन की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं और उस शुगर केन को एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो और जो तीसरा मेजर इशू डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में वो है सॉइल डिग्रेडेशन। जो मेज क्रॉप है वो कहीं ना कहीं कम वाटर लेवल में भी लग जाती है, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली मेज की क्रॉपिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि जो वहाँ की सॉइल है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसकी वो क्वालिटी नहीं रहेगी कि हम उस पर दूसरे फूड क्रॉप्स को लगा पाए। सो बेसिकली हमें अपने इस प्रोग्राम पे, इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम पे जो हम स्टेप्स यूज कर रहे हैं उसको फिर से एक बार देखने की जरूरत है और ऐसे स्टेप्स को अडॉप्ट करने की जरूरत है ताकि वो हर तरीके से हमें प्लस प्लस वाली सिचुएशन में लेकर जाए। मतलब हमारा जो बेनिफिट हो वो हर जगह से बेनिफिट ही हो, ना कि ऐसा हो कि एक जगह इम्पोर्ट का बिल बढ़ रहा है, दूसरी जगह फूड क्रॉप्स की जगह हम ऐसी क्रॉप्स को वाटर ज्यादा प्रोवाइड करें जो कि फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर नहीं कर रहे हैं। सो पूरा ये आर्टिकल ये डिस्कस करता है। हमारा अगला आर्टिकल क्या कहता है? हाउ ब्लड बेस्ड टेस्ट फॉर कैंसर स्क्रीनिंग कुड सेव लाइव्स। Cancer is responsible for 18% of deaths from non-communicable diseases, making it the second leading cause of the mortality in India. इंडिया में अगर मोर्टेलिटी की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, तो कैंसर दूसरा सबसे घातक ऐसा चीज है जिससे कि इंडिया के लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण मर रहे हैं। 2022 around 14 lakh new cancer cases were recorded in India, a number expected to rise by 12% by 2025. अगर इसका राइज रेट देखा जाए तो 2025 तक ये जो केसेस है वो 12% से बढ़ सकते हैं और मोर्टेलिटी रेट हमारा बढ़ सकता है। तो बेसिकली हमें जरूरत क्या है कि हम इसके जो सिनेरियो, जो डाटा हमारे सामने आ रहा है उस पर वर्क करें और उसे कम करें। अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। कैंसर अगर लास्ट स्टेज में डायग्नोस होता है तो सबसे बड़ी बात, एक तो उसका ट्रीटमेंट का भी रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, उस टाइम पर पेशेंट को बचा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कैंसर का डायग्नोस अर्ली स्टेज में ही हो जाए तो एक तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत इजीली भी हो सकता है, दूसरा उस पर इतने ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं होगा। सो इस पूरे आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि अगर हमें मोर्टेलिटी रेट कम करना है जो कि कैंसर के थ्रू हो रहा है, तो हमें अपनी स्क्रीनिंग सिस्टम में ब्लड टेस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए। ब्लड टेस्ट के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे कैंसर वाले सेल्स हैं वो ऐसे डीएनए हमारे ब्लड में रिलीज कर देते हैं ताकि अगर हमारा ब्लड टेस्ट हो रहा है तो वो पर्टिकुलर कैंसर वाले डीएनए ब्लड टेस्ट में स्क्रीन हो जाए, सामने आ जाए और हमें कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए और उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए। लेकिन ब्लड टेस्ट में भी कई सारी प्रॉब्लम सामने देखने को मिली है। पहली चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार ब्लड टेस्ट सही ही रिपोर्ट बताए। स्टडीज के अकॉर्डिंग इसे अभी सर्टिफाई नहीं किया गया, लेकिन अभी ये लेबोरेटरी टेस्ट के अंतर्गत हम टेस्ट करते हैं। तो लेबोरेटरीज में ये देखा गया है कि ब्लड टेस्ट करने से अप्रोक्स 45 to 50% फॉल्स पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, मतलब कि जो रिपोर्ट्स है वो सही डेटा नहीं दे रही है। तो क्या ब्लड टेस्ट सिर्फ हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है?
कैंसर्स के मोर्टेलिटी को कम करने के लिए? तो आंसर इज नो। हमें ब्लड टेस्ट के साथ साथ जो ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड है उसे इंक्लूड करने की जरूरत है। मतलब कि ब्लड टेस्ट करवाते ही जो पेशेंट है उसका माइंडसेट ऐसा नहीं बन जाना चाहिए कि मुझे कैंसर है। अगर ब्लड टेस्ट के अंतर्गत कैंसर देखा गया है तो उसे फिर ट्रेडिशनल वे ऑफ स्क्रीनिंग के थ्रू पास करवा के फिर उसे पॉजिटिव डिक्लेयर करना चाहिए। तो दिस वाज द आर्टिकल। इसमें ये बताया गया है कि ब्लड टेस्ट कैंसर के थ्रू होने वाली मोर्टेलिटी को कम कर सकता है। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट से रिलेटेड चैलेंज को भी देखा कि उससे फॉल्स पॉजिटिव रेट सामने आते हैं और उसका सॉल्यूशन जो हो सकता है कि हमें ब्लड टेस्ट के साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड्स को भी कंटिन्यू करना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल यही डिस्कस करता है। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड एडेड सिक्योरिटी टू हेल्थ केयर एम्प्लॉयज। बेसिकली दिस आर्टिकल इज अगेन रिलेटेड टू द कोलकाता केस कि कोलकाता केस के बाद जो हॉस्पिटल्स के ड्रॉबैक सामने है। अब बात की जा रही है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एम्प्लॉय जो हेल्थ केयर एम्प्लॉयज है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात की है। देन नेक्स्ट आर्टिकल, सेवरल स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड फॉर हैंडलूम सेक्टर। ये पूरा आर्टिकल टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करता है कि अभी तक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में कौन कौन से जो स्कीम्स हैं वो लाए गए हैं, उनसे प्रॉब्लम क्या सामने आई है और आगे इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या डिमांड चल रही है। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं जिससे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रॉपर एक ग्रोथ हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहला चीज है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम। द सेकेंड इज रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम। इस तरह की कई सारी स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर में इंट्रोड्यूस की गई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि टेक्सटाइल्स को फेस करनी पड़ रही है वो है जीएसटी की। कंटिन्यूसली डिमांड चल रही है कि टेक्सटाइल्स को जीएसटी के एम्बिट से बाहर निकालना चाहिए ताकि जो इस सेक्टर का ग्रोथ है वो प्रॉपर हो पाए। तो बेसिकली ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए आर्टिकल था, इससे यूपीएससी में आने के चांसेस कम है। इंडिया जापान कंडक्ट 2+2 डायलॉग विद फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। The India-Japan partnership is set against the larger context of a free, open and rule-based Indo-Pacific, and it will continue to grow. अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारी जो मीटिंग्स है वो मलेशिया के साथ भी चल रही है, सिमिलरली हमारा जापान के साथ भी 2+2 डायलॉग चल रहा है। 2+2 डायलॉग क्या होता है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो साथ के साथ फॉरेन मिनिस्टर्स भी मिलेंगे और अलग अलग सेक्टर्स में अपने आइडियाज को शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे ताकि दोनों कंट्रीज का प्रॉपर ग्रो हो सके। इंडिया और जापान दोनों ही रूल बेस्ड इकोनॉमी को, रूल बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और अभी भी इन मीटिंग्स में ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड है उसमें पूरा रूल ऑफ द लॉ इस्टेब्लिश होना चाहिए, हर चीजें लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और पूरे वर्ल्ड का पीसफुली ग्रो होना चाहिए। अगेन इस आर्टिकल में भी, इस आर्टिकल को भी हम पूरा डेवलप होने देते हैं, पहले पूरी मीटिंग्स हो जाए, एग्रीमेंट सामने आने दे, उसके बाद हम इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को पूरा फ्रॉम जीरो टू द टॉप समझेंगे और अभी रिसेंट जो उसमें डेवलपमेंट्स हुए उसे भी समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, सिक्किम लैंडस्लाइड डैमेजेस बिल्डिंग ऑफ एनएचपीसी प्रोजेक्ट। बेसिकली सिक्किम में लैंडस्लाइड ऑब्जर्व किया गया, लैंडस्लाइड सामने आया जिसकी वजह से वहां पे जो एनएचपीसी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उन पर भी डैमेज देखने को मिला है। नेक्स्ट, ग्रेट डिफेंस कल्चरल ट्राइज टू बी इन फोकसिंग ड्यूरिंग पीएम्स विजिट टू पोलैंड। हमने कल डिस्कस किया था कि अभी रिसेंटली हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट पोलैंड और यूक्रेन में देखने को
मिलेगी। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो पोलैंड है वो इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो पोलैंड है वो पूरे यूरोपियन यूनियन में एंटर करने के लिए हमारे लिए एज अ गेटवे वर्क कर सकता है, ताकि हमें एक ब्रॉडर मार्केट का रास्ता खुल जाए, हमारी इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स वहां जा सके और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। ट्रेड के साथ साथ हमने कल्चरल और डिफेंस में भी टाइज करने में कोशिश करेंगे, ताकि पूरे वर्ल्ड की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। पोलैंड के साथ हमारे अभी के टाइज नहीं है, बल्कि हम बहुत पहले से पोलैंड के साथ अपने जो हिस्टोरिकल टाइज है वो शेयर कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली उस पर ग्रो करने के लिए मीटिंग्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। सिमिलरली पीएम की विजिट इंश्योर होने के बाद इस पोलैंड और इंडिया के बीच के रिलेशंस और बेहतर हो सकते हैं। कई सारे एग्रीमेंट सामने आ सकते हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, पहले ये पूरी मीटिंग हो जाए। फिर नेक्स्ट, abandoning inflation targeting could be counterproductive. The RBI the RBI's inflation targeting regime has worked well, and abandoning it for a more discretionary regime could be risky and counterproductive. बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे इन्फ्लेशन की। इंडिया में 2015-16 से जब से मॉनेटरी कमेटी बनाई गई है, तब से इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो आरबीआई के एम्बिट में आता है। मतलब आरबीआई ही इन्फ्लेशन को बैलेंस रेट में रखने के लिए वर्क करती है। इंडिया का इन्फ्लेशन प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ±4% है। मतलब इसका अपर थ्रेशोल्ड 6% है और लोअर थ्रेशोल्ड 2% है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर इंडिया का इन्फ्लेशन है तो दैट इज गुड। सिमिलरली अभी कुछ दिनों से डिमांड चल रही है कि पहला चीज ये आरबीआई के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, मतलब इन्फ्लेशन टारगेट्स को आरबीआई से निकालकर किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया जाए। दूसरी चीज बात की जा रही है कि हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन से शिफ्ट हो जाना चाहिए कोर लाइन इन्फ्लेशन की तरफ। मतलब कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? ऐसा गुड्स का बास्केट जिसमें हम एनर्जी और फूड को नहीं रखते। तो बात की जा रही है कि फूड की प्राइसेस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहीं ना कहीं मानसून ड्रिवन है, उस पे कब क्या प्रॉब्लम आ जा रही है इस पे आरबीआई का कंट्रोल नहीं हो सकता है। सो इन सब चीजों को आरबीआई के एम्बिट से बाहर ले आना चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि पिछले साल अगर हम पिछले पूरे ईयर्स का ऑब्जर्व करें तो आरबीआई ने सक्सेसफुली अपना वर्क किया है, इन्फ्लेशन रेट को बिटवीन द टारगेट्स रखा है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि 3 से ज्यादा क्वार्टर्स के लिए आरबीआई जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो बियॉन्ड अवर लिमिट्स चला गया था। लेकिन अगर पूरे डेटा को एनालाइज किया जाए तो आरबीआई ने अपना ये काम बहुत बेहतर तरीके से किया, इसलिए अभी जरूरत नहीं है कि हम इस चीज को आरबीआई से निकालकर किसी और इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करें या फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन से निकलकर कोर लाइन इन्फ्लेशन की तरफ शिफ्ट हो। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो इंडिया का हाउस होल्ड है, जो इंडिया के घरों में अगर एक्सपेंसेस को हम कंसीडर करें तो अप्रोक्स 50% एक्सपेंस जो है वो फूड प्रोडक्ट्स में खर्च हो जाते हैं पैसे। तो अगर हम उस एक्सपेंस को इंक्लूड ही ना करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट और करेक्ट डेटा तो आएगा ही नहीं। So this was about today. Hope you all like the session. इस तरह की और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए आप एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहे। Thank you. Hope you all like the session.